स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello and welcome to Study IQ. I am your friend Rahul Saigaonkar and today we are going to continue our discussion on the NCERT Science Series. आप जानते हैं कि हमारी NCERT Science Series की डिस्कशन चल रही है जनरल साइंस की, और जैसे कि मैं हर डिस्कशन के पहले आपको बताता हूं हमारा अप्रोच क्या है। यहाँ पे हम लोग NCERT में क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के ऊपर हमारा प्राइम फोकस रहेगा। हम लोग कंप्लीट चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लास 9 और क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है उसमें से हम लोग जो एडवांस फिजिक्स केमिस्ट्री की चीजें हैं उनको थोड़ा सा कट ऑफ कर देंगे, फिल्टर ऑफ कर देंगे। और 11th और 12th की जो एनसीईआरटी होगी उसमें हमारा प्रेडोमिनेंटली फोकस रहेगा बायोलॉजी के ऊपर। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो हमारा 12वीं में एक्रोनिम होता है, जो कोई भी हमसे पूछता है कि क्या है तुम्हारा कॉम्बिनेशन 12वीं का, तो मेनी पीपल से आई एम स्टडीइंग दिस पीसीबी, राइट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। लेकिन यूपीएससी के दृष्टिकोण से हमारा फोकस प्राइम रहेगा बायोलॉजी के ऊपर, सबसे ज्यादा इस पे फोकस रहेगा क्योंकि यूपीएससी में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं बायोलॉजी से। डो नॉट आस्क मी व्हाई, समहाउ यूपीएससी लाइक्स बायोलॉजी। उसके बाद हम लोग फिजिक्स के ऊपर बेसिक फिजिक्स कॉन्सेप्ट और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इस सीक्वेंस में चलेगी थ्रू आउट आवर एनसीईआरटी डिस्कशन ओनली। अब जानते हैं कि हमारी क्लास 6 की डिस्कशन चल रही थी और हम लोगों ने पुरानी क्लासेस में, अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी नहीं है तो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, यू कैन वॉच फ्रॉम द बिगिनिंग। पहली क्लास में हम जो हमारी एनसीईआरटी क्लास 6 की थी उसमें हम लोगों ने फूड के ऊपर डिस्कशन किया था, फूड और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। दूसरे डिस्कशन में हम लोगों ने मल्टीपल चैप्टर्स कवर किए थे जहां पे हमारा प्रेडोमिनेंटली फोकस था ओवर फाइबर, राइट, फाइबर टू फैब्रिक हम लोगों ने बात की थी, कुछ केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में। पिछले सेक्शन में हम लोगों ने बात की थी ओवर प्लांट्स, राइट, प्लांट्स के बेसिक पार्ट्स को हम लोगों ने देखा था। और आज हमारी चर्चा होने वाली है अबाउट प्रेडोमिनेंटली मैं कहूंगा ह्यूमन बॉडी। हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं बॉडी मूवमेंट्स के बारे में। मैं कहूंगा हमारा प्रेडोमिनेंटली डिस्कशन होने वाला है ओवर द बोन स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे अप्रोच क्या होगा, एनसीईआरटी के बेसिस के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी चीज में पीएचडी करने की जरूरत है। ट्राई टू अंडरस्टैंड किस तरह के सवाल आते हैं, उन सवालों के प्रति जितनी हमें नॉलेज की जरूरत है, जितनी हमें कॉम्पिटेंस की जरूरत है, हम लोग वो स्टडी करें। क्योंकि देखिए, अब इसको हम लोग स्टडी करने लगेंगे तो डॉक्टर बन सकते हैं, राइट। इसके लिए नीट कर लीजिएगा, नीट देके एमबीबीएस बन सकते हो। उसके बाद अगर आपको बोन स्ट्रक्चर बढ़ना है तो राइट ऑर्थोपेडिशियन बन सकते हो, ऑर्थोपेडिक सर्जन वगैरह। तो हमें वो नहीं करना है, तो हमें विल स्टिक टू द एनसीईआरटी, विल अंडरस्टैंड द बॉडी मूवमेंट्स, ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स। कुछ जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, कुछ एनिमल के मूवमेंट के बारे में बात करेंगे और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये एजेंडा रहेगा। लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन ऑन द बॉडी मूवमेंट्स। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, आपको ध्यान रखना है कि ये क्यों करते हैं। कई बार स्टूडेंट्स थोड़ा सा कहते हैं कि सर ये बोर हो जाता है आपके मैसेज से एटसेट्रा। लेकिन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, इफ यू हैव एनरोल्ड ऑलरेडी, अगर आपकी कोई दोस्त है, कोई मित्र है, कोई रिश्तेदार है, उन्हें भी आप बता सकते हो। डू शेयर दिस कि हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है 2 जनवरी से। तो नए साल से आप फ्रेशली स्टार्ट कर सकते हैं विद द न्यू ईयर रेजोल्यूशन की यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। इसके लिए हमारा जो फाउंडेशन बैच है, इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैच एंड द मोस्ट अफोर्डेबल बैच, राइट। अफोर्डेबल बैच जो आपको हेवीली डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, 17,500 में पूरा कोर्स मिल जाएगा। 2 जनवरी से मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 10-11 महीनों के लिए आपका शेड्यूल बना हुआ है। 1000 घंटों से भी ज्यादा आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, ग्रुप मेंटरशिप मिलेगी आपको। एक मेंटर आपके साथ रहेंगे थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी। आपके एकेडमिक डाउट्स तो क्लियर कर ही देंगे, नॉन एकेडमिक डाउट्स के लिए एटसेट्रा हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, इसी में आपको सब कुछ मिलेगा। केवल आपको काम करना है, मेरा कोड इस्तेमाल करना है राहुल लाइव, जब भी आप चेकआउट करें और इसको एनरोल करना है एट दिस पर्टिकुलर। या ध्यान रखिएगा, ईयर एंड तक ही ये ऑफर चल रहा है, खत्म होने से पहले इसको इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो प्राइजेस वापस बढ़ जाएंगे, ठीक है, राइट। विद दैट नोट चलिए बढ़ते। इससे पहले कि हम लोग आगे चले, पिछली डिस्कशन जो हम लोगों ने की थी उस पर कुछ सवाल है जो नॉर्मली मैं फॉलो करता हूं कि लास्ट डिस्कशन आपने सुना था, हम लोगों ने प्लांट के ऊपर डिस्कशन की थी, आपने सुना था, तो उसके प्रति कुछ सवाल है। डू अटेम्प्ट दिस, इसके आंसर्स अगेन आई पुट इट ऑन दी टेलीग्राम चैनल, बट काफी सिंपल सवाल है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी आपने पढ़ा है उससे किस तरह के सवाल आ सकते हैं। और आपको जब भी एनसीईआरटी की पढ़ाई करोगे, जब भी कोई भी आप चीज आप पढ़ोगे, आप अखबार में भी आप कुछ पढ़ रहे हो, तो आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि किस तरह के सवाल बन सकते हैं, हाउ कैन दे अपीयर, उसी हिसाब से आपको भी प्रिपेयर करना है। जैसे सिंपल सवाल है, herbs have green stem, दो स्टेटमेंट दिए हुए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, herbs have green and tender stems, shrubs have thick hard and woody stem। तो इन दोनों में से आपको बताना है स्टेटमेंट करेक्ट
कितने हैं ये बताना, ठीक है। और ये आपने ध्यान दिया होगा, जब भी मैं इस तरह एमसीक्यू के ऊपर डिस्कशन करता हूं तो आपने देखा होगा कि मैं हर्ब्स श्रब्स इस तरह की चीजें अंडरलाइन करता हूं और एनसर्कल करता रहता हूं। तो कई बार एस्पिरेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर आप ये क्यों करते हो, तो मैंने आपको बताया था कि करेक्ट, इनकरेक्ट, राइट, रॉन्ग, इस तरह के कीवर्ड्स को आपको ढूंढना है, क्योंकि बहुत बार मिस्टेक्स होते हैं, सिली सी मिस्टेक हो जाती है। और देखिए मेजॉरिटी अगर 100 सवाल है जीएस में तो मैं कहूंगा 90 सवाल में तो करेक्ट ही पूछते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन वो कुछ सवाल रह जाते हैं, मैं कहूंगा 5 से 10 सवाल होंगे जहां पे इनकरेक्ट है, फिर कुछ कीवर्ड होगा जो आपको ढूंढ निकालना है, क्योंकि वहां पे मिस्टेक हो जाएगी। इट्स सिली मिस्टेक, और सिली मिस्टेक कैन बी वेरी वेरी कॉस्टली। एक सवाल मेक और ब्रेक कर सकता है आप मेंस लिख रहे हो नहीं, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, पैरेलल वेनेशन इन लीव्स। हम लोगों ने देखा था लीफ की वेनेशन होती है, तो पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन हम लोगों ने देखी थी। तो पैरेलल वेनेशन जहां पे होती है इट रिप्रेजेंट फाइब्रस रूट सिस्टम, रेटिकुलेट वेनेशन रिप्रेजेंट्स टैप रूट सिस्टम। तो कौन से सही है कौन से गलत है, ऑप्शन में से आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटल्स प्रोटेक्ट अ फ्लावर बिफोर इट ब्लॉसम्स, सेपल्स हैव एक्सीलेंट कलर्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। तो इसमें से आपको बताना है विच ऑफ द अबोव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इनफैक्ट ये तो मुझे लगता है यार बहुत ही लल्लू सवाल है, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। आई वुड से बोथ 1 and 2, राइट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। यहां पे बोथ 1 and 2 ऑप्शन होगा, क्यों? क्योंकि पूछा गया है कौन सा इनकरेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट्स इंटरचेंज है, इनकरेक्ट है, आपको ध्यान रखना। इसीलिए एक्सरसाइज था कि आप अंडरस्टैंड करें। अब ये इतना सिंपल सा सवाल है, सब कुछ पता है आपको, बट अगर आप इसको करेक्ट करके सोचोगे तो आप नेदर 1 and 2 कर दोगे, है ना, तो ध्यान रखना है। इसके अलावा स्टेमन इज अ मेल प्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेटमेंट के ऊपर आपको बताना है। या फिर एक और सिस्टम है, रूट सिस्टम इज अ वन वे ट्रैफिक सिस्टम, स्टेम रिप्रेजेंट्स टू वे ट्रैफिक सिस्टम। डू लेट मी नो which of these are correct, same options. Finally, a very simple question again, the process of loss of water by a plant through leaves is called, right? Is it respiration, is it photosynthesis, is it evaporation, is it transpiration, right? I'm quite sure कि you do know the answer to this particular question, ठीक है। तो इन सवालों को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। चलिए आज के एजेंडा पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया आज का हमारा एजेंडा है टू अंडरस्टैंड द बॉडी मूवमेंट्स, और जैसे कि मैंने आपको बताया टू अंडरस्टैंड प्रेडोमिनेंटली द ह्यूमन बोन स्ट्रक्चर। जो इंसानी बोन स्ट्रक्चर है, हड्डी का जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले। अब यहाँ पे डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम लोग बात करेंगे रिब केजेस के बारे में, हम लोग बात करेंगे मेनली जॉइंट्स के बारे में, किस तरह के जॉइंट्स आपको मिलते हैं, राइट, ये किस तरह के जॉइंट्स है आपकी बोन्स में, बोन्स के साथ जुड़ी हुई दूसरी क्या चीजें हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रेडोमिनेटली बॉडी मूवमेंट, कैसे हमारी बॉडी मूवमेंट हो रही है उसके ऊपर फोकस है। अब एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि मैंने आपको सवाल बना दिया, ह्यूमन इन्फेंट्स या फिर जो इन्फेंट होते हैं, बच्चे जो होते हैं उनके बोन्स एडल्ट से ज्यादा होते हैं। अगर मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। देखिए ह्यूमन स्केलेटन एट बर्थ, जब बच्चे होते हैं, जब इन्फेंट बच्चा पैदा होता है तो उसमें 305 बोन्स होते हैं, 305 बोन्स होते हैं। लेकिन एडल्ट्स में कितने बोन्स होते हैं? एडल्ट्स में 206 बोन्स होते हैं। आपने देखा होगा वो मुन्ना भाई वाला सीन हमेशा आता है। मुन्ना भाई में वो क्या है, मुन्ना, राइट, मुन्ना हिमसेल्फ, संजय दत्त बोलता है ना कि यार सर्किट तेरे को पता है क्या कि बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं। जब हम लोग तोड़ते थे तो हम लोग कभी नहीं सोचते थे, राइट। तो इससे आपको ध्यान रखना है, एडल्ट्स हैव 206 बोन्स। एडल्ट ह्यूमन बॉडी, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में 206 बोन होते हैं, लेकिन बच्चों को ज्यादा बोन्स होते हैं एट बर्थ। ये ध्यान रखना है क्योंकि इसमें सिंपल एमसीक्यू बन सकता है। अब ये कैसे होता है? बाय द टाइम दे बिकम एडल्ट्स, slowly and steadily many of the bones they fuse together, they fuse और they join together। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा हमारी बॉडी में सबसे बड़ा जो बोन है, सबसे छोटा जो बोन है, आपको ध्यान रखना है, बिगेस्ट बोन इज फीमर, जो जांघों में होता है, थाई में, द थाई बोन, फीमर, इट इज द बिगेस्ट बोन। द स्मॉलेस्ट बोन कान के अंदर मिलता है, नॉट ऑन द आउटसाइड। यहाँ पे बोन नहीं होता, कान के अंदर बोन होता है। यहाँ पे तो आपकी सिर्फ कार्टिलेजेस होते हैं। कान के अंदर एक बोन मिलता है जिसका नाम है स्टेप्स, राइट, स्टेप्स बोन होता है। तो ये आप देख रहे हो उंगली के ऊपर बस इतना साइज का है ये बोन जो दिख रहा है, बेसिकली आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द ईयर, ये दिखाई दे रहा है, बहुत ही छोटा सा बोन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इंफॉर्मेशन। चलिए अब मूव करते हैं बॉडी मूवमेंट के ऊपर, क्योंकि हमारे बोन्स किस तरह से जॉइंट है, किस तरह की जॉइंट्स हमारी बॉडी में है, कैसी मूवमेंट होती है, इसी के ऊपर प्राइम फोकस रहेगा। अब पहला जॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कैसे मूवमेंट होती है बॉल एंड सॉकेट। अब बॉल एंड सॉकेट में क्या होगा, एक बॉल यानी कि एक वैक्यूम कैविटी बनी रहेगी और आपका बोन यहां पे इससे अटैच रहेगा और
it can move, it can basically, I would say, rotate to a large extent. बॉल और सॉकेट जॉइंट, बॉल और सॉकेट जॉइंट को हम लोग स्पेरॉइडल जॉइंट भी कहते हैं। स्पीयर किसे कहते हैं? स्पीयर, SPHERE, राइट? स्पीयर मतलब एक गोला, सॉलिड गोला, स्पीयर, तो उसको स्पेरॉइडल जॉइंट भी कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बॉल और सॉकेट जॉइंट, एक बॉल बना हुआ है, कैविटी बनी है जिसके अंदर एक राउंडेड शेप में आपका बोन अटैच्ड है। अब इसका क्लासिक एग्जांपल आपको मिलेगा जो मेरा शोल्डर वाला जॉइंट, शोल्डर में या फिर आपके हिप जॉइंट में भी होता है। अब शोल्डर वाला जॉइंट आप देखिएगा कि मैं किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता हूं, राइट? आई कैन रोटेट इट, आई कैन मूव इट अपवर्ड्स, आई कैन मूव डाउनवर्ड्स, रोटेट हो रहा है। दिस शोल्डर जॉइंट इज द क्लासिक एग्जांपल। ये आपका जो शोल्डर का जॉइंट है, ये क्लासिक एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। ये काफी हाईली डेवलप्ड होते हैं, हाईली डेवलप्ड इन योर शोल्डर एंड योर हिप्स। आपके हिप्स में भी वो बोन्स है, जैसे आपने योग वगैरह में देखा होगा, राइट? हिप बोन स्ट्रेचेस, हिप बोन यू कैन ऑल्सो मूव, पैर को भी आप घुमा सकते हो, जैसे आपने अपने शोल्डर को घुमाया वैसे ही हिप जोन भी, हिप वाला जॉइंट भी मूव होता है, ठीक है, राइट? बॉल एंड सॉकेट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, एक अलग तरह का जॉइंट मिलता है, पिवट जॉइंट या फिर पिवटल जॉइंट। अब पिवट का मतलब क्या होता है? बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिवट? पिवट मींस किसी भी एक पॉइंट से आप ट्विस्ट करोगे, किसी भी एक पॉइंट, इसलिए कहते हैं कि पिवट करना। आप समझिए, मुझे इस दरवाजे से, अब एक दरवाजा है, उस दरवाजे से मुझे कोई बड़ी चीज लेकर जानी है, समझ लीजिए सोफा लेकर जाना है, तो हम लोग कहते हैं सोफे को थोड़ा सा पिवट करना है, यानी कि एक पॉइंट से बस घुमाओगे तो दरवाजे से मूव कर जाएगा, उसको कहते हैं पिवट। पिवट मींस एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप उसको ट्विस्ट करोगे। तो पिवटल जॉइंट, उसको हम लोग ट्रोकॉइड जॉइंट भी कहते हैं या फिर रोटरी जॉइंट भी कहते हैं। तो ये जॉइंट में क्या होता है, एक सिलेंडर शेप बोन रोटेट करता है दूसरे बोन और लिगामेंट में अराउंड अ रिंग। अब इसका क्लासिक एग्जांपल होगा हमारा जॉ, राइट? अब आप जॉ देख रहे हो, जॉ, दिस इज पिवट। ओनली लोअर जॉ मूव होता है, नीचे वाला जॉ मूव होता है। पिवटल जॉइंट्स, इट इज पिवटिंग, राइट? पिवट जॉइंट है, आपको ध्यान रखना, ठीक है? पिवट जॉइंट आपको जॉ में मिलता है, पिवट जॉइंट आपको नेक में मिलता है, पिवट जॉइंट आपको हैंड में मिलता है। क्योंकि पिवट जॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूज आप करा सकते हो विद हिंज जॉइंट, क्योंकि हिंज जॉइंट भी आपको बॉडी में कई मिलते हैं। हिंज का मतलब है एक जॉइंट विच मूव्स प्राइमरीली इन वन प्लेन। हिंज आपको कहाँ मिलता है? हिंज आपको मिलता है दरवाजे में। आपका जो दरवाजा लगा हुआ है, दरवाजे का एक ही प्लेन में मूवमेंट होगा, बस दरवाजा आपका बंद होगा, बस खुलेगा। आप दरवाजे को उठा नहीं सकते, नीचे नहीं कर सकते, किसी और प्लेन में मूव नहीं कर सकते। तो हिंज जॉइंट क्या होता है? हिंज जॉइंट जो केवल एक ही प्लेन में मूवमेंट होता है। और आपके हिंज जॉइंट कहाँ मिलते हैं? प्रिडोमिनेंटली हिंज जॉइंट आपके नी में लगा, आपके जो घुटना है, घुटने में आपका ये हिंज जॉइंट लगा है, एक ही प्लेन में मूवमेंट होगा। तो अब यहां पे स्टूडेंट्स के साथ कई बार क्या होता है कि हिंज जॉइंट और पिवट जॉइंट में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। अब जैसे मैं सवाल बना दूंगा, कंसिडर द फॉलोइंग, बेसिक है, जैसे हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एंकल जॉइंट और रिस्ट जॉइंट, इसमें से या फिर एल्बो जॉइंट, इतने ऑप्शंस में से आप मुझे बताइएगा पिवट जॉइंट कौन सा है, हिंज जॉइंट कौन सा है। कुछ इस तरह के सवाल हम लोग बना सकते हैं बेसिक मूवमेंट के ऊपर, ठीक है? तो आपको ये जानना है कि पिवट जॉइंट और हिंज जॉइंट में अंतर क्या है। सी, हिंज में केवल एक ही प्लेन में आप मूव होगे, केवल एक ही प्लेन में, यू कैन सी। अब ये जो बोन है आपका, ये नी है, यानी कि आपका घुटना है। आप घुटने से जब आप इस बोन को मूव करोगे, या तो इधर मूव होगा या नीचे मूव, बस इतना ही मूवमेंट है, राइट? बाकी दूसरी कोई मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन पिवट जॉइंट में एक पर्टिकुलर पॉइंट से, अब हिंज में भी एक पर्टिकुलर सिलेंडर एक्सिस से आप एक इसमें मूव हो रहे हैं, लेकिन पिवट जॉइंट में एक पर्टिकुलर पॉइंट से पिवट होगा। जैसे कि मैंने आपको जॉ बताया, अब जॉ हो रहा है, जॉ की मूवमेंट हो गई ऊपर नीचे, लेकिन मैं जॉ को ऐसे मूव कर सकता हूं। या फिर क्लासिक हो गया मेरा नेक में, अब नेक जॉइंट जो है, मेरा नेक का जो जॉइंट है, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से जो नेक जॉइंट है, मैं मूव कर रहा हूं। नाउ दिस इज पिवटिंग, आई एम पिवटिंग एट वन पर्टिकुलर पॉइंट इस डायरेक्शन में, और मैं इस डायरेक्शन में पिवट कर सकता हूं। तो ये मेरा नी का जॉइंट, ये मेरा जो नेक का जॉइंट होगा, दैट इज अ पिवटल जॉइंट। या फिर आपका हाथ, अब देखिए कई बार स्टूडेंट्स के साथ कंफ्यूजन होता है कि सर आपने बोला जो घुटने का जॉइंट है वो आपका हिंज जॉइंट है, ठीक है? तो मेरा एल्बो जो है, क्या मेरा जो एल्बो है, क्या एल्बो भी मेरा हिंज जॉइंट होगा? मैं कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको समझना है, ऑफ कोर्स जो एल्बो मेरा कनेक्टेड है, हिंज तो है ही बिल्कुल, लेकिन अगर आप देखोगे मेरा एल्बो, देखिए एल्बो मैंने होल्ड किया है, माय एल्बो आल्सो हैज सम अदर मूवमेंट। ये जो बोन है, उल्ना बोन है, दिस उल्ना बोन हेल्प्स इन पिवटिंग। आई होप यू अंडरस्टूड। एक मूवमेंट तो मेरा ये है ही है, लेकिन दूसरा मूवमेंट भी है मेरा। मैं शोल्डर मूव नहीं कर रहा हूं,
मैं बस यहां से, यू कैन सी, बस यहां से मूव कर रहा हूं, दिस एक्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। तो ये पिवट जॉइंट, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। तो क्लियर हो चुका है आई थिंक, पिवट जॉइंट और हिंज जॉइंट में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन मैंने देखा है एस्पिरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन अगले जॉइंट। कुछ जॉइंट होते हैं फिक्स्ड जॉइंट। अब फिक्स्ड जॉइंट मतलब जो मूव नहीं होते, अब सिंपल है, दे कैन नॉट मूव, मूव नहीं होता है। जैसे हमारे क्रेनियम है, ब्रेन में बहुत सारे आपके बोन्स है जो जॉइंटेड होते हैं, राइट। जो क्रेनियम आपका बना हुआ है, क्रेनियम में आपके अलग अलग बोन्स जॉइंटेड है, ठीक है। तो फिक्स्ड जॉइंट, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा कुछ और बोन्स होते हैं। अब मैं जॉइंट्स के बारे में बात नहीं करूं, कुछ स्पेसिफिक बोन्स के बारे में बात करूं, जैसे कि कार्पल बोन्स। अब कार्पल का स्पेलिंग, कार्पल्स और कार्पल बोन्स, ये आपको मिलेंगे रिस्ट, आपके रिस्ट ने फिंगर्स में, आपके हाथ में, यहां से शुरू होंगे, आपके हाथ में आपको कार्पल बोन्स मिलेंगे। ध्यान रखना है, कार्पल बोन्स दे कनेक्ट योर रिस्ट विथ योर फोरआर्म, यानी कि आपके फिंगर से कनेक्ट कर देंगे, यहां से लेकर यहां तक आपके कार्पल बोन्स मिलेंगे। अब प्रिडोमिनेटली 8 टाइप ऑफ कार्पल बोन्स आर फाउंड, और कार्पल बोन्स की मूवमेंट काफी एक्सटेंसिव होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग जगह पे आपको जॉइंट्स मिलेंगे, कार्पल बोन्स, स्मॉल स्मॉल कार्पल बोन्स फ्रॉम योर रिस्ट टू योर हैंड। इसको जब आपने देखा, जो हम लोग कहते हैं ना फिंगर तोड़ना, टक सी आवाज आती है, तो इट इज कनेक्टेड एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, राइट, कार्पल बोन्स। अब सवाल कैसे बन सकते हैं, कार्पल बोन आपको कहाँ मिलेगा? कार्पल बोन आपको रिस्ट के आगे ही मिलेगा। या फिर एक तरह की आपने सिंड्रोम सुनी होगी, स्पेशली ओल्ड एज पीपल वगैरह में होती है, हैंड की नमनेस, यानी कि हाथों में सुन पड़ जाना, हाथ सुन पड़ जाना कहते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम। यानी कार्पल टनल सिंड्रोम, जो आपकी मसल से, मसल्स की जो नर्व्स कनेक्टेड है वहां पे नमनेस आपको दिख जाएगी। तो कार्पल टनल सिंड्रोम इज कनेक्टेड टू व्हाट? कार्पल बोन्स आर कनेक्टेड टू व्हाट? ये आपको ध्यान रखना है। कार्पल बोन्स आर कनेक्टेड टू बेसिकली योर रिस्ट एंड द फोरआर्म, रिस्ट एंड द फोरआर्म, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ बोन्स है जो हमारे कान में भी होते हैं। ध्यान रखना है, जो कान के बाहर जो चीजें हैं ये कार्टिलेजेस है। हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में कार्टिलेजेस क्या है। ये जो ईयर का लोब है, ये बोन्स नहीं है बाहर वाली, दीज आर कार्टिलेज। लेकिन ईयर के अंदर आपको छोटे छोटे बोन्स मिलते हैं। ईयर बोन्स को हम लोग ऑडिटरी ऑसिकल भी कहते हैं। छोटे बोन्स मिलते हैं कान के अंदर, फॉर एग्जाम्पल हैमर, एनविल और स्टिरअप। मैंने आपको बताया सबसे छोटा होता है स्टेप्स या फिर स्टिरअप। अब जरूरी नहीं इतना ज्यादा ध्यान रखना, बट मैं बस ये कहना चाहता हूं कि कान के अंदर भी हमारे बोन्स होते हैं, हड्डियां कान में भी होते हैं। अगर मैं स्टेटमेंट दे दूं कि ईयर्स डू नॉट हैव एनी बोन्स, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा बोन जो है स्टेप्स आपको मिलता है आपके ईयर में ही, ठीक है। सो इट हैज डिफरेंट डिफरेंट बोन्स एंड द आउटर ईयर, हमारा जो ईयर लोब है उसके अंदर कई सारे कार्टिलेजेस मिलते हैं। क्योंकि बोन का जब भी हम लोग स्टडी करते हैं तो बोन के साथ हमें तीन और टर्म्स को भी जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं हमारी बॉडी की मूवमेंट होनी है। अगर मेरी बॉडी में केवल हड्डियां हैं तो उन हड्डियों से ही मूवमेंट हो सकती है कि नहीं? हमारी बॉडी में एक मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर बना हुआ है। हड्डियां तो है ही, हड्डियां के ऊपर आपकी मसल्स बनी हुई है, दोनों हड्डियों को जोड़ने के लिए आपके अलग अलग कार्टिलेजेस, अलग अलग लिगामेंट्स, टेंडॉन्स बने हुए हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है, आपको ध्यान रखना है। तो 3 टर्म्स है जो आपको ध्यान रखने, कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडॉन क्या होता है, ठीक है। अब कार्टिलेज क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ईयर हैज डिफरेंट कार्टिलेजेस। अब कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज आर वेरी सॉफ्ट जेल लाइक पैडिंग बोन्स के बीच में टू प्रोटेक्ट द बोन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप जानते हैं कि अगर देखिए 2 बोन्स जॉइंट है और मैं कंटिन्यूसली मूवमेंट कर रहा हूं, इसके मतलब क्या होगा? इन दोनों में फ्रिक्शन आएगी मतलब भैया बोन घिस जाएगा तो कितने ही दिन जिंदा रह सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसीलिए बोन में फ्रिक्शन कम करने के लिए, शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए कार्टिलेजेस आपको मिले। कार्टिलेजेस आर सॉफ्ट जेल लाइक पैडिंग एट द जॉइंट्स ऑफ बोन्स, ठीक है। अब इस कार्टिलेज के साथ ही साथ आपको मिलेंगे लिगामेंट्स। अब लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट बेसिकली इलास्टिक बैंड्स होते हैं जो बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं। ध्यान रखना है आपको, समझ लीजिए एक बोन है, दूसरे बोन के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच आपको लिगामेंट्स मिलेंगे बोन टू बोन कनेक्ट करने के लिए, और इसकी मूवमेंट के लिए, क्योंकि बोन मूवमेंट हो रही है, इस मूवमेंट के लिए लिगामेंट के साथ साथ आपको कार्टिलेज की एक जेल लाइक पैडिंग भी मिलेगी, जिससे कि आपकी बोन्स में फ्रिक्शन ना हो, राइट, दोनों घिसे ना और बोन्स वेयर एंड टेयर ना हो। तो लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करने वाली बॉडी है। और टेंडॉन एक चीज है, टेंडॉन एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है
जो बोन और मसल को जोड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे हाथ पे यहां पे देख लीजिएगा, यहाँ पे बीच में तो हड्डी तो है ही अंदर, लेकिन उसके इर्द गिर्द मसल है। अब उस मसल को बोन को जोड़ना है, उसका काम होता है टेंडोन का। स्पेशली मैं कहूंगा जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, आई थिंक दे कैन कनेक्ट दिस विथ अ लॉट। मैंने देखा है कई सारे जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, दे डू से कि जो बोन के ऊपर जो चीज बनी होती है ना, बोन के ऊपर जो लिगामेंट होता है, वो टेंडोन होता है, काफी क्रंची चीज होती है, काफी टेस्टी होती है, वो भी कहते हैं। तो आई एम क्वाइट श्योर कि नॉन वेजिटेरियंस विल बी एबल टू कनेक्ट विद दिस थिंग अ लॉट। कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडोन, ये कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि इसमें भी मैं एक सवाल बना सकता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कार्टिलेज को लिगामेंट का डेफिनेशन दे दिया, लिगामेंट को टेंडोन का डेफिनेशन दे दिया, 2 स्टेटमेंट बना दिया, 3 स्टेटमेंट बना दिया, आपको कॉम्बिनेशन सवाल बन गया। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो टेंडोन बोन से मसल, लिगामेंट बोन टू बोन, कार्टिलेज एक सॉफ्ट जेल लाइक पैडिंग है ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। ठीक है, राइट, आगे बढ़ते चलिए, आगे चलते हैं बोन स्ट्रक्चर में रिबगेज के बारे में बात करेंगे। रिबगेज, अब रिबगेज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है जो हमारे अपर बॉडी में मिलते हैं। रिबगेज आपको यहां पे बॉडी में मिलती है, और रिबगेज कनेक्ट होती है आपके वर्टिब्रल कॉलम या फिर स्पाइनल कॉर्ड का, जिसको हम लोग बैकबोन भी कहते हैं। रीढ़ की जो हड्डी कहते हैं, जो यहां से शुरू होती है, रीढ़ की हड्डी लोअर बैक तक जाती है, उस रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड होता है आपका रिबगेज। अब ध्यान रखना है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसमें 33 आपको वर्टिब्रे मिलेंगे, यानी कि 33 कनेक्टेड बोन्स मिलेंगे। ध्यान रखना है आपको, 33 कनेक्टेड बोन्स मिलेंगे, और 33 में से जो 12 बोन्स होंगे, स्पेशली अपर थोरेसिक बॉडी में, उसमें से 12 बोन्स आपके रिबगेज से कनेक्टेड होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब इन दोनों को आपको समझना है। ये तो आपका रिबगेज हो गया जो आपको बता रहा हूं, और ये जो है आपका वर्टिब्रल कॉलम या फिर स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम लोग बैकबोन भी कहते हैं, कुछ इस तरह की चीज। ठीक है, ये जो बैकबोन है, इससे अपर बॉडी में 12 बोन्स जो है रिबगेज कनेक्टेड है। और ये जो रिबगेज हमारे बॉडी में आई है, वो क्यों होती है? क्योंकि हमारे जो प्राइम ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। रिबगेज का काम क्या है? हमारे जो मेन ऑर्गन, जैसे हार्ट हो गया आपका लिवर हो गया आपका स्टमक हो गया, आपका पैंक्रियास हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी के पार्ट्स है, लंग्स हो गए आपके, तो उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए रिबगेज स्ट्रक्चर है। और रिबगेज स्ट्रक्चर है, इट इज कनेक्टेड टू द वर्टिब्रल कॉलम, राइट? वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड। ध्यान रखना है, स्पाइनल कॉर्ड में 33 वर्टिब्रे और रिबगेज में आपको 12 पेयर, इस तरफ 12 हड्डियां, उस तरफ 12 हड्डियां, कनेक्टेड टू दीज। ठीक है, क्लियर? राइट, अब चलते हैं बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए, हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी के लिए, हमारी बॉडी की मूवमेंट के लिए सबसे जरूरी चीज है स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी। क्योंकि रीढ़ की हड्डी हमारी बॉडी को स्टेबिलिटी देती है। रीढ़ की हड्डी हमारी ब्रेन से दूसरे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करती है थ्रू नर्व्स। जो सिग्नल्स जाते हैं, जो बॉडी के सिग्नल जाते हैं, मतलब स्पाइनल कॉर्ड कैरीज द नर्व सिग्नल ब्रेन से बॉडी और वाइस वर्सा, कनेक्ट करता है, हमारी मूवमेंट में सबसे ज्यादा मदद करता है। और दिस इज कनेक्टेड टू मेनी अदर बोन्स, मेनी अदर मसल्स ऑल्सो। इसीलिए बैकबोन आपको स्टेबिलिटी देता है। और बैकबोन की इसलिए कहते हैं मसल्स, बैकबोन को जो सपोर्ट करते हैं वो मसल्स भी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर स्ट्रांग नहीं है तो आपको बैक की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है, राइट? तो बैकबोन क्या है? बैकबोन एक 33 वर्टिब्रे का स्पाइनल कॉर्ड सेटअप है, जहां पे द अपर पार्ट इज कनेक्टेड टू योर हेड, एंड ब्रेन से जो नर्व्स कनेक्टेड है वो आपकी टू एंड फ्रो इंफॉर्मेशन, यानी कि फ्रॉम ब्रेन टुवर्ड्स द बॉडी, फ्रॉम बॉडी टुवर्ड्स द ब्रेन, बोथ साइड टू वे इंफॉर्मेशन कनेक्ट करती है। ठीक है, बैकबोन, क्लियर? अब जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, बैकबोन को जो हम लोग स्टडी करेंगे, अब इनफैक्ट हम लोग जब आगे एडवांस में थोड़ा स्टडी करेंगे अपनी आगे वाली एनसीईआरटी, उसमें और भी डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। बट यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा बैकबोन होता है, जो वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें आपको यू कैन सी हियर डिफरेंट सेक्शंस। अपर सेक्शन C1 से लेकर C7 के वर्टिब्रे हम लोग सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं, वी कॉल इट एज सर्वाइकल स्पाइन। ठीक है, उसके नीचे वाला जो आपको मिलेगा थोरैसिक, जहां पे आपकी रिबकेज कनेक्टिविटी है, T1 से T12 थोरैसिक स्पाइन। उसके आप नीचे जाओगे लंबर, यानी कि जहां पे आपको आपकी लोअर बैक को सपोर्ट मिलता है, L1 से लेकर L5 लंबर स्पाइन होता है। उसके नीचे आपके सैक्रल जॉइंट्स और लास्ट में कॉकिक्स मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हाल ही में आपने एक न्यूज भी पढ़ी होगी हिंदू में, जहां पे देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल अबाउट सर्वाइकल कैंसर, राइट?
तो यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जो यहाँ पे आपने सर्वाइकल बताया और ये सर्वाइकल कैंसर बताया सेम है कि नहीं। आपको ध्यान देना है, फीमेल एनाटॉमी में जब फीमेल एनाटॉमी स्टडी करेंगे तो हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक 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 बॉडी देखेंगे जिसका नाम है सर्विक्स, ठीक है। और सर्विक्स जो है लोअर पार्ट ऑफ यूटरस, यूटरस के नीचे गर्भकोश के सबसे लोअर पार्ट को सर्विक्स कहते हैं। वेजाइना से कनेक्ट, वेजाइना का एंड पॉइंट सर्विक्स और यूटरस का लोअर पॉइंट, एंट्री पॉइंट सर्विक्स हम लोग कह सकते हैं। तो सर्विक्स फीमेल रिप्रोडक्टिव एक सिस्टम में आपको एक पार्ट मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया वेजाइना का एंड पॉइंट एंड यूटरस का जो लोएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड सर्विक्स। और यहां पे जो कैंसर होता है उसको सर्वाइकल कैंसर, यहाँ ध्यान रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना। और इसके लिए हम लोगों ने हाल ही में ये भी देखा था कि सरकार सोच रही है सर्वाइकल कैंसर का वन ऑफ द मेन रीजन इज अ वायरस कॉल्ड एज एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसके प्रति भी वैक्सीनेशन शुरू होने वाली है हमारे देश में जल्दी। तो कई बार एस्पिरेंट्स इन चीजों के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पाइन, मैंने आपको बताया सर्वाइकल स्पाइन, तो आप स्पाइन से कनेक्ट कर दो सर्वाइकल कैंसर, नॉट सर्विक्स इज अनदर पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी, ध्यान रखना इसको, ठीक है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के बात करते हैं पेल्विस के बारे में या फिर पेल्विक बोन के बारे में। पेल्विस मतलब आपका लोअर बैक, देखिए आपका स्पाइनल कॉर्ड यहां से कनेक्टेड है, राइट, आपके हेड से कनेक्टेड है लोअर बॉडी तक। लोअर बॉडी जहां पे एंड होगा आपका कॉकिक्स, कनेक्टेड टू योर पेल्विक बोन्स। पेल्विक बोन्स लोअर बैक को सपोर्ट करते हैं। पेल्विक बोन्स का काम क्या होता है, पेल्विक बोन्स में भी अलग अलग बोन्स आते हैं, जैसे कि इलियम बोन है, इलियम एक बोन है, हॉलो बोन यहाँ पे दिखता है। अगर आप यहाँ पे टच करोगे आपकी हिप जॉइंट पे, आपको एक हॉलो बोन यहाँ पे मिलेगा, राइट, इलियम बोन मिलेगा। अलग अलग बोन्स यहाँ पे मिलेंगे। ऑल्दो आगे वाले क्लासेस में देखेंगे अगर कुछ जरूरी है तो, लेकिन आगे वाली क्लासेस मतलब आगे वाली एनसीईआरटी में। बट आपको ध्यान देना है पेल्विस कंसिस्ट ऑफ पेल्विक बोन्स, जहां पे आपकी बेसिन शेप्ड एक कॉम्प्लेक्स है जो कनेक्ट करता है आपके पैरों के साथ, आपके पैरों को कनेक्ट करेगा आपकी पेल्विस के साथ। और पेल्विस बहुत जरूरी है, जो आपकी लेग को सपोर्ट करता है, आपकी बॉडी को बैलेंस करता है और आपके दूसरे भागों को सपोर्ट करता है, स्पेशली जो इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स है, यूरिनरी ब्लैडर है और आपका जो इंटेस्टाइन है, उन्हें भी सपोर्ट करता है पेल्विस, पेल्विक बोन्स दे सपोर्ट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर। सो अभी तक हम लोगों ने क्या स्टडी किया, हम लोगों ने अलग अलग जॉइंट्स के बारे में देखा, हम लोगों ने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखा, पिवट जॉइंट देखा, हिंज जॉइंट देखा, फिक्स जॉइंट देखे। उसके बाद कुछ बोन स्ट्रक्चर को हम लोगों ने स्टडी किया, जैसे कि रिबकेज, बैकबोन या फिर स्पाइनल कॉर्ड और पेल्विस, राइट। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि मसल कैसे वर्क करता है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन, मसल कैसे वर्क करता है। आप जानते हैं कि आपकी जो हड्डी है, हड्डी के ऊपर आपके मसल्स मिलेंगे। तो मसल कैसे वर्क करता है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर मैं एक सिंपल सा एमसीक्यू बना सकता हूं, राइट। और यहां पे एनसीईआरटी से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा कि हाउ डज अ मसल वर्क। अब अगर मैंने हाथ अपना कुछ इस तरह से मूवमेंट किया, यानी कि हाथ मैं नीचे से ऊपर तक लेकर आ रहा हूं, क्या हो रहा है, जो ऊपर वाला मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो बोन के नीचे वाला मसल है वो इलोंगेट हो रहा है, ये आपको ध्यान है। तो इसका मतलब क्या है, जब भी आपकी बॉडी की मूवमेंट होती है, जब भी आपकी बॉडी की मूवमेंट होती है, आपको बोन तो फिक्स रहेगा, लेकिन आपकी मूवमेंट किस वजह से चल रही है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रही है, मसल की मूवमेंट की वजह से हो रही है। और इसीलिए आपको ध्यान देना है कि हमारे जो बॉडी में मसल वर्क करते हैं, दे ऑलवेज वर्क इन पेयर्स। एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा पुल करेगा, दूसरा इलोंगेट करेगा, यानी कि एक अगर एक दिशा में मूव होगा, दूसरा दूसरी दिशा में मूव होगा। तो इसीलिए अगर आपको बॉडी मूवमेंट करनी है, इसका मतलब है आपको पेयर ऑफ मसल्स मूव करने हैं। दैट मींस यू हैव टू मूव पेयर ऑफ मसल्स, क्लियर। और आपको ध्यान रखना है, अ मसल कैन ओनली पुल एंड इट कैनॉट पुश। अ मसल कैन ओनली पुल, इट कैनॉट पुश। इसीलिए एक मसल से काम नहीं होता, दो मसल की हमें जरूरत पड़ती है। अ सिंगल मसल कैन ओनली पुल, इट कैनॉट पुश। दैट इज व्हाई व्हाट वी नीड इज अ पेयर ऑफ मसल। हमें दो मसल्स की जरूरत पड़ती है अगर मूवमेंट करना है, तो ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, नीचे वाला मसल एलोंगेट हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। इसी की वजह से हमारी बॉडी की मूवमेंट हो रही है। तो इसके ऊपर सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल बन सकते हैं, टू मसल्स आर नीडेड टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, राइट, दैट्स द बेसिक आइडिया, क्लियर, राइट। चलिए, तो ये होगी ह्यूमन बॉडी के ऊपर बातें फ्रॉम दिस एनसीईआरटी क्लास 6। अब चलते हम लोग चर्चा करने के लिए अबाउट गेट ऑफ एनिमल्स। दिस इज सेकेंड पार्ट, जहां पे हम लोग कुछ स्पेसिमेंस, कुछ एनिमल्स के बारे में बात करने वाले। सबसे पहली चीज मैंने एक सवाल बना दिया, विच ऑथर हैज रिटन अ बुक कॉल्ड एज गेट ऑफ एनिमल्स। सिंपल एमसीक्यू,
ठीक है। गेट ऑफ एनिमल्स किसने लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है गेट ऑफ एनिमल्स इज रिटन बाय एरिस्टोटल। और गेट का मतलब क्या होता है, नॉट GATE, इट इज GAIT। गेट का मतलब है किसी भी पर्सन का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का मैनर ऑफ मूवमेंट, मैनर ऑफ वॉकिंग, किस तरह से वो मूव हो रहा है, किस तरह से वो चल रहा है, उसको कहते हैं गेट, GAIT। तो अब हम लोगों ने ह्यूमन बॉडी के बारे में तो देखा था। ह्यूमन बॉडी में बोन स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, बोन के साथ मसल से, लिगामेंट से, कार्टिलेज से, टेंडॉन से, इसकी वजह से हमारी बॉडी की मूवमेंट, जब मैं मूव कर रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक मैंने पैर उठाया तो दो मसल्स मूव हुए, अ पेयर ऑफ मसल्स मूव, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक इलोंगेट हुआ, जिसकी वजह से मेरी मूवमेंट हो रही। लेकिन एनिमल्स में कैसे मूवमेंट होती है, कुछ उदाहरण यहां पे दिए हुए, राइट। सबसे पहले अर्थवर्म, राइट, अर्थवर्म। अर्थवर्म की मूवमेंट कैसे होती है, अब देखिए सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, आपने अर्थवर्म देखा होगा, राइट, मिट्टी में मिलते हैं आपको अर्थवर्म। अर्थवर्म्स के अंदर सबसे पहले बोन्स नहीं होते, उनके अंदर बोन ही नहीं होती, हड्डियां होती ही नहीं उनके, तो मूवमेंट कैसे करेंगे, उनकी मूवमेंट होती है प्योरली बिकॉज ऑफ देयर मसल्स, जहां पे वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इलोंगेट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इलोंगेट करेंगे और मूव होंगे। आपने देखा होगा इनकी कुछ इस तरह की मूवमेंट होती है कि इलोंगेट करेंगे, फिर वापस आएगा, फिर इलोंगेट करेगा, कुछ इस तरह की मूवमेंट होती है, राइट। यू मस्ट हैव सीन अर्थवर्म मूवमेंट, ठीक है। इसके अलावा स्नेल, राइट, स्नेल की किस तरह की मूवमेंट होती है, स्नेल होता है ये, राइट। स्नेल की मूवमेंट किस तरह की होती है, देखिए स्नेल की बॉडी में भी आपको ध्यान रखना है, बोन्स नहीं होते हैं, बॉडी के अंदर बोन्स नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी के बाहर आई वुड से एक्सोस्केलेटन है, इसको बोन नहीं कह सकता, लेकिन आपने उसके बॉडी के ऊपर एक शेल जरूर देखा होगा। और रिसेंटली जो कर्नाटका में, महाराष्ट्र में बहुत सारे एरियाज में सोयाबीन जो है, सोयाबीन के ऊपर इन स्नेल्स का ही अटैक हुआ था, ये कंप्लीट सोयाबीन खा चुके थे इन दी खरीफ सीजन, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो शेल होता है, अंदर में बोन नहीं है, बाहर में बोन से, लेकिन इसकी मूवमेंट किस तरह से होती है, इनफैक्ट एक बहुत ही अच्छा एक्टिविटी भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कि अगर आपको स्नेल मिला, हार्मफुल नहीं होता है, स्नेल लीजिएगा, उसको एक ग्लास के ऊपर रखिए और उसको नीचे से देखिए कि मूव कैसे हो रहा है। तो वहां पे नीचे में देखोगे कि उसके पैर होते हैं, उसके मस्कुलर फुट होते हैं, उसके आगे में मस्कुलर फुट होते हैं, जिसकी वजह से वो मूव करेगा, जिसकी फोर्स से प्रेस करके मूव करेगा, धीरे धीरे, वेरी स्लो। इसके अलावा जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म मसल से, लेकिन अर्थवर्म की बॉडी के नीचे छोटे से मैं कहूंगा फाइब्रस टेंटिकल टाइप की चीज बनी होती है, जिससे कि वो कनेक्टेड रहते हैं अर्थ से, जिससे कि वो मूव करेंगे, ठीक है, राइट। इसके अलावा कॉकरोच, अब कॉकरोच तो आपने देखा होगा, राइट, कॉकरोच एवरीवेयर यू मस्ट हैव सीन कॉकरोच का, हम लोगों ने 11वीं 12वीं में डिसेक्शन भी किया था, राइट। कॉकरोच का डिसेक्शन आपने किया होगा। कॉकरोच कैसे मूव होता है, कॉकरोच के पैर होते हैं, कॉकरोच का स्केलेटन है, कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन भी है, अंदर वाला स्केलेटन भी है, इसके पैर हैं, तीन पैर होते हैं, जिसकी मदद से वो मूव करते हैं, और सेम वेरी सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्शन एंड एलोंगेशन ऑफ मसल्स, वो ऐसे ही मूव होते हैं। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, इनको एक विंग भी होते हैं, जिससे वो कॉकरोच फ्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, राइट। इसके अलावा बर्ड्स का मूवमेंट कैसा है, बर्ड की फ्लाइट कैसे, देखिए बर्ड के अंदर कुछ बदलाव होते हैं। बर्ड के अंदर बोन्स होते हैं, सबसे पहले बर्ड्स हैव बोन्स, दे डू हैव बोन्स, लेकिन उनके बोन्स जो है हेवी नहीं होते, दे आर नॉट हेवी, दे आर वेरी वेरी लाइट, दे आर नॉट हेवी, बहुत ही लाइट बोन्स होते हैं बर्ड्स पे। तो आपको ध्यान रखना है, बर्ड्स कैन वॉक, चल सकते हैं, बर्ड्स उड़ सकते हैं, कुछ बर्ड्स आपको स्विम भी कर सकते हैं, जैसे स्वान्स वगैरह, तो उनके बोन्स हॉलो होते हैं और उनके बोन्स लाइट होते हैं, इसकी वजह से वो उड़ सकते हैं। अगर समझ लीजिए बोन्स हैवी होंगे तो वो कैसे उड़ेगा, क्योंकि उनको फ्लाइट भी करनी है, उड़ना है, तो हैवी बोन्स होंगे तो नहीं चले, ठीक है, क्लियर, राइट। नेक्स्ट, अब मछली, फिश, क्या फिश में बोन्स होते हैं, फर्स्ट थिंग यस, फिशेस हैव बोन्स, फिश के अंदर बोन्स होते हैं, राइट। लेकिन फिश का बोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो पानी के अंदर बहुत ही स्विफ्टली मूव कर सके, उनकी बोन स्ट्रक्चर और उनकी जो फिन्स हैं उससे वो काफी आसानी से मूव करे, और इनके भी जो बोन्स होते हैं वो कभी हैवी नहीं होते, दे डू नॉट हैव हैवी बोन्स, राइट। तो उनकी जो बोन का स्ट्रक्चर है, दे हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी स्ट्रक्चर एज वेल एज स्ट्रीमलाइंड बोन स्ट्रक्चर। जो लोग भी मछली खाते हैं, आपने देखा होगा कि मछली कट करने के बाद, कई बार यूट्यूब में वीडियोस देखे हैं, मछली कट करने के बाद जो आप बोन स्ट्रक्चर उनका निकालोगे, बोन्स आर मोस्टली लाइक थॉर्न्स, कांटे की तरह बोन्स होते हैं इनके, और बोन इनका जो स्ट्रीमलाइन बॉडी स्ट्रक्चर है, मैं कहूंगा आपने जहाज देखी होगी, राइट, ठीक। तो जहाज और मछली का जो स्ट्रीम लाइनिंग बनाया, अगेन इट इज बिकॉज ऑफ द बोन स्ट्रक्चर इटसेल्फ, तो जहाज की तरह ही बना हुआ है उनका बोन स्ट्रक्चर,
इसीलिए दे कैन मूव वेरी वेरी इजीली। इसके अलावा सांप, अब स्नेक, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एक स्टेटमेंट दिया मैंने, स्नेक्स डू नॉट हैव बोन्स, नहीं, स्नेक्स हैव बोन्स, स्नेक्स हैव अ वेरी वेरी लॉन्ग बैकबोन, दे हैव वेरी थिन मसल्स, तो कॉन्ट्रैक्टिंग बैकबोन भी है, और स्नेक की मूवमेंट आपने देखी है कि जिगजैग मूव करेगा, जिगजैग मूव करेगा, ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, लेकिन वो जिगजैग तरीके से मूव करेगा। कैसे? जो उसके मसल्स है, फिर से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो एक एक लूप में मूव करेगा। देखिए पहला लूप, ये पहला लूप हो गया, ये दूसरा लूप हो गया, ये तीसरा लूप हो गया, और इन लूप से खुद को पुश करके वो मूव करेगा। इनके पैर नहीं होते हैं, ध्यान रखना है आपको। रेप्टाइल्स, राइट, स्नेक्स कम अंडर रेप्टिलिया, सो दे मूव फॉरवर्ड बाय क्रॉलिंग, तो आगे ऐसे ऐसे करके पुश करके आगे चलते, ठीक है। तो अगेन वेरी सिंपल डिस्कशन, गेट ऑफ एनिमल्स। ये डिस्कशन एंड करने के लिए स्पेशली आप ध्यान रखिएगा इस किताब के बारे में, मैं चाहूंगा गेट ऑफ एनिमल्स किसने लिखा है, एरिस्टोटल ने लिखा है। इसके अलावा बेसिक आइडिया ऑफ हाउ डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स मूव, कि अगर बैकबोन है तो कैसे मूव करेंगे। कुछ एनिमल्स है जिनका जो बैकबोन है, फिर बोन स्ट्रक्चर है, हॉलो है, बहुत ही लाइट वेट है, इसके लिए वो उड़ पाते हैं। मछलियां हैं, उनके बोन्स अगेन स्ट्रीमलाइन बोन्स हैं, उनके थॉर्नी बोन्स होते हैं, वेट कम होना चाहिए, अगेन मूवमेंट के लिए काफी आसानी होती है। स्नेक्स में बैकबोन होता है, अगेन वेरी वेरी फ्लेक्सिबल बैकबोन, जिसकी वजह से वो जिगजैग मोशन में मूव कर पाते हैं। ये बस ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर, राइट। सो यही था डिस्कशन हमारा अबाउट बॉडी मूवमेंट्स। इसके ऊपर हम लोग बिल्ड करेंगे, तो अगली एनसीईआरटी में हम लोग और भी ज्यादा ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा बेस बिल्ड कर चुका है, स्पेशली अबाउट बोन स्ट्रक्चर एंड बॉडी मूवमेंट, राइट। सो दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, अगेन स्टे सेफ एंड ऑलवेज स्टिक टू दी शेड्यूल। और आप जानते हैं कि अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, अगर आपको कोई सजेशन है, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी @rahulsai222। एक या दो मैसेजेस आए जहां पे एक मैसेज था कि सर क्लास को थोड़ा छोटा करने की कोशिश कीजिएगा। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लंबा जरूर चला जाता है, 30-35 मिनट्स मेरा टारगेट होता है, बट वी आर जस्ट ब्रीचिंग इट बाय अ लिटिल, तो उसको थोड़ा सा हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे। और एक और चीज होती है कि सर थोड़ा सा पूरा हिंदी में बोलिएगा, प्योर हिंदी में। अब यहाँ पे मेरी थोड़ी सी लिमिटेशन हो जाती है, मैं इंप्रूव करने की काफी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम प्रेडोमिनेटली फ्रॉम कर्नाटका। मेरी जो जैसे कुछ कुछ शब्द होते हैं जो हिंदी में इमीडिएटली क्लिक नहीं होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल कर लेता हूँ। प्लीज बेयर विथ मी, धीरे धीरे आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव ओवर दैट ऑल्सो, राइट। सो अगर कुछ और सजेशन है, कोई भी मैसेज अगर आपको करना है, तो यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी ऑन Instagram. I do respond on Saturdays and Sundays, right? Thank you for watching this video. Jai Hind. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।